शनिवार रात कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर हुए हमले और उसके बाद उनकी मौत ने देश भर में एक चर्चा छेड़ दिया है। ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये तो एक बहस का मुद्दा है, मगर ये बात भी तय है कि भारत में अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया और व्यवस्था है, उस पर हम आएंगे। और आज हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि अतीक अहमद कैसे आतंक की दुनिया का बादशाह बना। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। अपराधीकरण का राजनीतिकरण इस देश में एक बहुत ही पुराना मुद्दा रहा है। जी हाँ, जो भी अपराधी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें अगर राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो हमारी बल्ले बल्ले होगी, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मगर इतिहास गवाह है, अगर आप पुराने रिकॉर्ड पर नज़र दौड़ाएंगे तो जितने भी अपराधी हैं, राजनेता उन्हें अपने फ़ायदे और मकसद के लिए उंगलियों पर नचाते हैं और एक समय के बाद उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। या यूँ कहें कि सत्ता का दौर बदलते रहता है, परिवर्तन हर दौर में होता रहता है और राजनीति किसी की हमेशा के लिए विरासत नहीं रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद का, जिनके नाम से लोग थर थर काँपते थे। लेकिन शनिवार रात पुलिस कस्टडी में अस्पताल ले जाते वक्त जिस प्रकार से 3 युवा शूटर्स ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, कभी उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। साथ ही साथ उनके भाई अशरफ की भी हत्या सरेआम कर दी गई। जिस दिन इन 2 भाइयों की हत्या हुई उसी दिन सुबह उनके पुत्र यानी असद का जो जनाजा है उसे कब्र में गाड़ा गया था। मतलब एक दिन पूर्व पुलिस इनकाउंटर में असद की भी मौत हो गई थी। ये सारी कहानी इन दिनों अभी देश में चर्चा का विषय बना हुआ। सबसे पहले हम आते हैं अतीक अहमद पर। जी हाँ, आतंक का पर्याय बन चुका अतीक अहमद के नाम से लोग थर थर काँपते थे। वो नज़रें उठा देता था तो लोगों की नज़रें झुक जाती थी। उस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का अंत इतना बुरा होगा, ये आप कल्पना भी नहीं, ये कभी अतीक ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आप सभी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई आदमी वैश्य बन जाता है या उसके ऊपर कोई धुन या सनक सवार हो जाती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन ये सच है कि बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। अब एक बहस छिड़ गई है कि क्या ये सरकारी माफ़ कीजिएगा, ये सरकार के इशारे पर यह हत्या की गई है, हमें अपनी कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम इस बात पर ये कहना चाहेंगे कि ऐसे कितने अपराधी हैं जो हम सभी जानते हैं कि अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, कितनों को उसने सताया है, लेकिन बावजूद उसके हमारी न्यायिक प्रक्रिया में भी काफ़ी विलम्ब होती है, लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा होता है और कई अपराधी तो छूट भी जाते हैं। बहरहाल कई बार किसी को न्याय भी मिल जाता है, लेकिन जब तक सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है न्याय प्रक्रिया भी जल्दी नहीं हो पाती है। खैर, एक मामूली से तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद आतंक की दुनिया का पर्याय बन गया। जहाँ तक जानकार जानते हैं या वो बताते हैं कि अतीक अहमद की शिक्षा दीक्षा भी ज़्यादा नहीं हुई थी, उसने मैट्रिक भी पास नहीं किया था। बाद में अपने आतंक के बल पर उसने कोई डिग्री ले ली होगी तो वो एक अलग मसला है, लेकिन उसने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं की थी। अतीक के पिता को लोग पहलवान कहते थे। इलाके में प्रयागराज में उनका भी थोड़ा वर्चस्व था, लेकिन उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा था। ये अत्यंत ही गरीब परिवार से आते थे। पिता तांगा चलाते थे, घर में घोड़े का व्यापार होता था। अतीक अहमद को भी इसी काम में लगाया जाने लगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सन 1979 में अतीक ने पहला अपराध किया। उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और 89 आते आते अतीक का बोलबाला और वर्चस्व पूरे इलाके में बढ़ गया। सन 1989 में अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसने जीत हासिल की, लेकिन चुनाव से पहले चांद बाबा को इसने मौत के घाट उतार दिए और चांद बाबा इलाके में काफ़ी नामी और काफ़ी मशहूर अपराधी हुआ करता था। उसके अपराध के रिकॉर्ड काफ़ी बड़े थे। उसे मारने के बाद अतीक अहमद सुर्खियों में आया। हालांकि उस साल
इसने चुनाव भी जीत लिया था। चांद बाबा भी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अतीक को मना किया था और अतीक ने भी उन्हें मना किया था, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले ही अतीक अहमद ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 1991 में भी अतीक ने निर्दलीय चुनाव जीता और 93 में भी निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहे। 96 में सपा की टिकट से ये विधायक बने। तो 89, 91, 93 और 96 में आते आते आतंक के साथ साथ राजनीति में भी इनकी एंट्री हो जाती है और प्रयागराज से इनके सामने फिर कोई जीत नहीं पाता है। 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से इन्हें सांसद भी बना दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव इनको टिकट देते हैं और ये अब संसद भी पहुंच जाते हैं। अगले साल 2005 में उपचुनाव होता है। जिस विधानसभा से ये विधायक थे वहाँ उपचुनाव होता है। चूँकि ये सांसद बन चुके हैं तो अतीक अपने भाई अशरफ को वहाँ से चुनाव लड़वाता है और अशरफ की हार राजू पाल के हाथों हो जाती है। जी हाँ, राजू पाल की एंट्री आती है और अतीक अहमद का और उसके भाई अशरफ का जो क्राइम की दुनिया में कंट्रोल था और इलाके में वर्चस्व था, उस अतीक अहमद को यह बात नागवार गुजरी कि उनके भाई अशरफ की हार विधानसभा उपचुनाव में क्यों हो गई। दरअसल राजू पाल बसपा की टिकट से चुनाव लड़े थे मायावती की पार्टी से और उस वक्त मुलायम सिंह यादव सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे और वो अतीक अहमद को पुरजोर समर्थन देते थे और पूरा समर्थन करते थे। अतीक अहमद की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई कि जब उन्होंने राजू पाल को मौत के घाट उतार दिया। राजू पाल की जब विधायक बने तो उसके बाद उनकी शादी हुई और शादी होने के महज 11 दिनों के बाद ही उनकी हत्या कर दी। उनकी पत्नी के हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी कि अतीक अहमद ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 25 जनवरी 2005 का वह दिन था जिस दिन राजू पाल की सड़कों पर दौड़ाकर निर्मम तरीके से इस दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद ने हत्या कर दी थी। उसके बाद जितने भी गवाह उसके थे, किसी को अपहरण किया गया, किसी को डराया गया। अतीक अहमद का इलाके में इतना वर्चस्व था कि उसके खिलाफ जल्दी कोई गवाही नहीं देता था। यहाँ तक कि कई जज भी उनसे डरने लगे थे। किसी जज के पास जो जानकार बताते हैं, जो हमारे मीडिया जगत में जो चीज़ें छपकर खबरें सामने आती है, उसके अनुसार कई ऐसे जज थे जब अतीक अहमद का कोई केस या मामला उनके पास आता था तो वो जज चाहते थे कि ये उनके बेंच से दूसरे बेंच पर ये मामला चला जाए। और तो और जब राजू पाल की हत्या हुई सरेआम सड़क पर दौड़ा कर, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री जो थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कर दी। उन्होंने खुले मन से एक कार्यक्रम में कह दिया कि अतीक अहमद निर्दोष हैं। ज़रा सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे तो वहाँ की पुलिसिया व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा था मंच से कि हमारी इज्जत रखने के लिए केवल अतीक अहमद सरेंडर कर रहे हैं। तो इस तरह का उनका एक इतिहास था। उसके बाद वहाँ मायावती की सरकार आती है, इन पर छापेमारी की जाती है। अतीक कई समय तक फरार भी रहता है, जेल भी जाता है, फिर ज़मानत पर छूटकर बाहर आता है और अपनी क्राइम की दुनिया को चलाता रहता है। वो दौर था जब बसपा भी इन पर शिकंजा कस रही थी। फिर वहाँ मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश का राज आता। हालांकि अखिलेश अतीक को बहुत पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी अतीक अहमद अपने गुनाहों का कारोबार चला रहा था अपने भाई के साथ, और उसने अपने बेटी को भी क्राइम की दुनिया में लॉन्च कर दिया था। पूरा परिवार बहुत ही ख़तरनाक तरीके से अपराध की घटनाओं को अंजाम देता था। इलाके में कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं दे पाते थे। इनके आतंक के हिस्से और इनकी हिस्ट्री इतनी बड़ी होती चली जा रही थी कि पुलिस प्रशासन के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। इनके आतंक के किस्से और इनके रिकॉर्ड इतने बड़े इसलिए हो गए थे क्योंकि इन्हें राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था। कई दलों के राजनेता इन्हें संरक्षण देते थे। उसके बाद अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव अतीक अहमद को काफ़ी पसंद नहीं करते थे, लेकिन बावजूद उनके इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। 17 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर आए तब इनकी क्राइम की कुंडली खंगारी गई और उस पर विराम लगाया गया। एक एक कर इनके मामले खुले और अतीक अहमद तो क्या, प्रदेश में क्राइम कंट्रोल के लिए योगी की सरकार ने काफ़ी कुछ किया। हाल के दिनों में मामला तब गर्म हुआ जब फरवरी माह में राजू पाल के एकमात्र चश्मदीद गवाह उमेश पाल की भी सरेआम उसी तरह सड़क पर हत्या कर दी गई। उसके बाद योगी ने सरेआम विधानसभा में कहा था कि मैं इन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जमकर कार्रवाई की और उनके
करीब करीब सभी ठिकानों पर दबिश दी गई, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया और उनसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप सभी जानते हैं। इन्हें राजूपाल के अपहरण मामले में आजीवन कारावास भी सुनाया गया। उसके बाद इनके बेटे का इनकाउंटर भी हुआ और अब इस तरह से सरेआम नृशंस हत्या इनकी कर दी गई। हालांकि पुलिस कस्टडी में जब अतीक अहमद और अशरफ उनके भाई को अस्पताल रात को ले जाया जा रहा था तो उस वक्त 3 शूटर्स ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद देश भर में बहस छिड़ गई कि क्या यही न्याय है, यही कानून है, हमें अपनी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर जाना चाहिए। लेकिन भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है कभी कभी राजनेताओं के संरक्षण के कारण वो लंबित होता है और इससे जनता मुश्किलों में आते हैं। बहरहाल ये कहानी, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद ये है कि आप अगर क्राइम की दुनिया में जाते हैं और आप सोचते हैं कि अगर आप बेताज बादशाह हैं तो आप किसी मुगालते में न रहें, क्योंकि बुरे काम का अंत एक दिन बुरा होता है, आपने देखा। बहरहाल ये इस घटना से एक सीख और सबक लेने की ज़रूरत है। आने वाली पीढ़ी इस तरीके से क्राइम के रास्ते में ना जाए और वो अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद ना करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।